अब हो क्या रहा है, हमने ये बोला कि ये टॉल, ये ड्वार्फ, ये दोनों एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है, एक एक ट्रेट है किसकी, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की। ये और ये किसी कैरेक्टर की ट्रेट है, ये तो सभी को पता है ना। यानी ये इस पौधे की क्वालिटी है, ये इस पौधे की क्या है बेटा, क्वालिटी है। क्वालिटी क्या, इसका गुण है, ये कैरेक्टर है ये कि ये पौधा टॉल है, ये पौधा ड्वार्फ है, ये इसकी क्वालिटी है। अब आपके जब गार्डन में ग्रो हो रहे थे, ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये इस तरह से ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि बताइए आपके गार्डन में अगर टोटल मिलाकर 100 पौधे हैं, 100 प्लांट्स हैं, है ना, तो आपने काउंट कर लिया कि हाँ सर 100 है, और उसमें से जो है ना 70% कैसे है, टॉल है, आपने ये गिन लिया वहां पर, ठीक है। फिर आप क्या कहते हो कि सर 75% टॉल है, और उसके बाद जो बचे लगभग 30% या उससे कम, वो कैसे है, ड्वार्फ है। आपको कैसे पता चला कि 70% टॉल है? आपने क्या किया होगा, काउंटिंग की होगी, 1 2 3 4 5 ये 6, ये सब कैसे है, टॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद काउंट किए कि ये कैसे है, ड्वार्फ। इसमें गिनना मतलब अभी कि सर आपने तो छोटे वाले तो 7-8 बनाए हैं, वो भी 7-8 बनाए हैं, है ना, समझाने के लिए दिया हुआ है। सुन रहे हो बात को? हाँ, क्या बोला मैंने, कैसे पता लगाया 30-70 का, काउंटिंग करके। काउंटिंग मतलब क्वांटिटी देखी आपने, क्या देखी बेटा, क्वांटिटी देखी। मतलब कैरेक्टर कैसा था, क्वालिटेटिव, क्वालिटी दिखाने वाला। उसकी स्टडी आपने कैसे की, क्वांटिटी मेजर करके। यही लाइन ये समझाना चाह रही है, मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड द इनहेरिटेंस मतलब इन कैरेक्टर्स का पौधों में जाना, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अब बोलिए यहां पर किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना, चलिए आगे, ठीक, पढ़ते हैं हम आगे। अब स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स मतलब डेटा मेंटेन किया था, ठीक है। अब इस टेबल पे आ गए हम, यहां पर ये पूरी टेबल। अब आपके मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल में पेज नंबर 5 पर एक टेबल दी गई है, इसमें से मैं एक पार्ट को समझा रहा हूं आपको, अभी आप वो ध्यान से सुनना। ये बातें आपको सारी समझ आ गई ना? अच्छा, याद की नहीं की ये टेबल, बोलो जरा, हाँ, बेईमानी तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना बेईमानी, हाँ, ठीक है ना। चलो सुनना ध्यान से। हम इस टेबल की अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको हेडिंग में क्या दिखाई दे रहा है, इस टेबल की हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हेडिंग में दिखाई देगा एक्चुअल डेटा ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F2 प्रोजेनीज इन गार्डन P। मेंडल ने जो क्रॉस किए उसमें F2 जनरेशन आती है। F2 जनरेशन क्या होती है हम समझेंगे, कौन से क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड में। F2 जनरेशन मतलब एक जनरेशन है, गार्डन P की जनरेशन है ना। और ये जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर कि वहां पर CH नंबर लिखा हुआ है, वो है क्रोमोसोम नंबर। क्या है बेटा, वो क्रोमोसोम नंबर है। साथ ही डोमिनेंट के पास आपको दिखाई दे रहा होगा 787, रेसेसिव में दिखाई दे रहा होगा 277। अगर आप इसमें रेशो निकालें तो 2.841 ऐसा कुछ रेशो आ रहा है, जिसे हम लगभग 3:1 मान सकते हैं। ये 3:1 कहां से आया, ये हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे। यहां पर आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि असल में मेंडल ने लगभग 1000 से ज्यादा पौधे उगाए और उन पर प्लांट की हाइट, लेंथ ऑफ प्लांट जो है, स्टेम हाइट जो है, उस कैरेक्टर को स्टडी किया। और उसमें से लगभग 1000 पौधों में से 787 पौधे उन्हें टॉल मिले थे, 277 पौधे उन्हें ड्वार्फ मिले थे। मैंने आपको क्या बताया था कि मेंडल जो है डेटा मैनेज करने में बहुत ही माहिर इंसान थे, डेटा को बहुत प्यारे तरीके से मैनेज किया करते थे। और ये जो डेटा को मैनेज करने की वजह जो है, जो डेटा को मैनेज करने की उनकी खासियत थी,
इस बात ने उन्हें बहुत आगे पहुंचा दिया और सही ऑब्जर्वेशंस उनकी निकल कर आई। आप इसके बाद देख रहे होंगे वहां पर क्रोमोसोम नंबर लिखा हुआ है। CH मतलब क्रोमोसोम नंबर। क्या है बेटा? CH मतलब क्रोमोसोम नंबर। ये टेबल आपको सबको समझ आ गई है और मैं ये मानता हूं कि आपने ये याद कर ली है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर हमें पता है कि जो पी प्लांट है वो एक डाई हाइब्रिड प्लांट होता है। डाई हाइब्रिड मतलब इसमें क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से पेयर में प्रेजेंट होंगे क्या? अरे बोलो हाँ या ना? पेयर में प्रेजेंट होंगे ना बेटा? तो ये जो पेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये जो पेयर में प्रेजेंट होंगे तो मुझे ये पता है कि हर एक सेल में एक क्रोमोसोम और उसका दूसरा भाई वाला क्रोमोसोम होगा। ओ हाँ मैंने ये डाई हाइब्रिड लिख दिया गलती से, डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड बोल रहे इतनी देर से। डिप्लॉइड लिखना है यहाँ पर, सॉरी, है ना? वेरी गुड यश। अब हम बात करें यहाँ पर, है ना बच्चों? क्लियर है ना? डिप्लॉइड, डाई हाइब्रिड तो वो कैरेक्टर के बारे में, गलती से डाई हाइब्रिड में चला गया। डिप्लॉइड सेल है, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 2n = 14। अरे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ कि 2n = 14 होता है, यानी क्रोमोसोम का नंबर हमें सामने दिखाई दे रहा है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो क्रोमोसोम होंगे वो 14 क्रोमोसोम होंगे टोटल मिलाकर। बेटा कितने होंगे? 14 होंगे, है ना? तो ये 14 जो होंगे उसमें हमें क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम 7 क्रोमोसोम होंगे और 7 के ही भाई प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। यानी क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 1 का एक होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। अब ये यहाँ पर 2 तो 2, 3 तो 3, इसी तरीके से 4, 5, 6 का भी यहाँ पर ट्विन होगा, भाई होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, है ना? होगा ना? ये इनके साथ साथ होंगे। आई बात समझ? अब क्या हुआ? एक साइंटिस्ट थे एस ब्लिक्स, है ना? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई ये जो मेंडल ने क्रोमोसोम के बारे में बताया है, अब मेंडल को क्रोमोसोम जीन कुछ नहीं पता अभी, है ना? हम यहाँ पर सिर्फ हमारी जानकारी के लिए एक बात ऐड कर रहे हैं कि बाद में जाकर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है उन पर कौन से जीन है। क्योंकि अगर आप टेबल देखें तो आपको टेबल में एक चीज दिखाई देगी। टेबल में एक चीज क्या दिखाई दे रही है? क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर अगर दिखाई दे रहा है तो क्रोमोसोम नंबर का मतलब क्या है? क्रोमोसोम नंबर का मतलब क्या है बेटा? कि ये जो पर्टिकुलर लेंथ प्लांट, ये जो लिखा हुआ है लेंथ ऑफ प्लांट वहां पर मॉड्यूल में आपके, या फ्लावर की पोजीशन जो लिखा हुआ है, वो जीन क्रोमोसोम पे कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ये किसने बताया आपको? एस ब्लिक्स, ठीक है ना? ये साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया था, है ना? 1, 4, 5, 7, ये याद रखना है आप लोगों को। 1, 4, 5, 7। चलो आ जाइए अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कुछ क्रोमोसोम जो है वो अलग ब्लू कलर के हैं, कुछ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्रोमोसोम ब्लू कलर के हैं, कुछ क्रोमोसोम यहाँ पर ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं ना हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1, 4, 5, 7 को हमने ब्लू कलर दिया है, यानी कि ये जो हमारे टेबल के अंदर, बेटा मैं वही बता रहा हूं, सुनिए, है ना? टेबल के अंदर जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं 7, वो इन 1, 4, 5 और 7 नंबर के क्रोमोसोम पर अटैच्ड है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉड कलर की, तो वो 5th नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। आपके मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल सामने रखिए, मॉड्यूल में आप टेबल को देखते रहिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
आप अपने साथ मॉड्यूल, एनसीईआरटी, नोटबुक, पेन वगैरह सब लेके बैठा कीजिए, क्लास में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो ताकि, ठीक है। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7 पर जो जीन प्रेजेंट होंगे, कौन से जीन प्रेजेंट होंगे? जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स जो हैं, जो सेलेक्ट किए थे, वो कहां होंगे? 1, 4, 5, 7 नंबर के क्रोमोसोम्स पर। आई बात समझ? अब अगर मैं ये बात करूं, क्या मैं अगर क्रोमोसोम्स की बात करता हूं तो क्या मैं अगर इसको स्टडी करूं, वही जूते वाली बात हमने की थी, इसको स्टडी कर लूं, इन पे भी वही होंगे, कैरेक्टर तो वही होगा ना, उसकी फॉर्म अलग अलग होगी। चलिए अब देखें जरा, फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम जो है उस पर होता है फ्लावर कलर, फूल का रंग। उसके बाद सीड का कलर, यानी दो, क्रोमोसोम नंबर 1 पर 2 कैरेक्टर हमें मिलेंगे, वो है सीड कलर और फ्लावर कलर। कौन कौन से बेटा? सीड कलर और फ्लावर कलर। उसके बाद सीधे आ जाइए क्रोमोसोम नंबर 4 पर, क्रोमोसोम नंबर 4। अच्छा, अगर मैं यहां पर इन क्रोमोसोम को हटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? क्यों? क्योंकि कैरेक्टर तो हमें ऊपर वाले क्रोमोसोम में भी दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्रोमोसोम नंबर 4। क्रोमोसोम नंबर 4 में हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ प्लांट का जीन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रहा लेंथ ऑफ, बेटा क्या है? लेंथ ऑफ प्लांट। तो ये जो लेंथ ऑफ प्लांट की बात की जा रही है, वो जीन कहां प्रेजेंट होगा? वो जीन प्रेजेंट होगा किस पर? क्रोमोसोम नंबर 4 पर। सबको समझ आ गई ये बात, है ना? अच्छा, क्रोमोसोम नंबर 4 जो है उसके ऊपर अगर आप टेबल में देखेंगे तो 3 जीन प्रेजेंट है, लेंथ ऑफ प्लांट, पोड शेप और फ्लावर पोजीशन, जिसमें से हमने देखा कि 2 जीन तो बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं। डेटा आपको पूरा याद नहीं रखना है, डेटा में जो ये 787, 277, 428 ये जो सारा डेटा दिया है ये याद नहीं रखना है, इसको छोड़कर पूरा याद रखनी है टेबल, ठीक है? टेबल आपने पहले याद कर ली, 7 कैरेक्टर्स आपने याद कर लिए हैं, उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा होता है वो आपने याद कर लिया है। आज हमारा टास्क जो है वो याद रखना है क्रोमोसोम नंबर 1। रेशो 3:1 है अगर आप अप्रोक्स देखेंगे तो। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि रेशो यहाँ पर 3:1 है, 2.84:1 नहीं याद रखना आपको, आपको याद रखना है 3:1, ठीक है? अब आ जाइए वापस से डायग्राम को देखिए, क्रोमोसोम नंबर 5 की बात आ रही है, तो क्रोमोसोम नंबर 5 पर हम देख रहे हैं यहाँ पर पोड कलर का जीन जो यहाँ पर प्रेजेंट है। कौन सा जीन प्रेजेंट है बेटा? पोड कलर, पोड कलर। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 7 पर सीड के शेप का जीन प्रेजेंट है। क्या आप यहां पर एक बात समझे कि क्रोमोसोम नंबर 1 और 4 जो हैं वो अपने ऊपर 2 और 3 जीन बिठाए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। देख रहे हैं ना आप? टेबल में हमें दिख रहा है ना ये वाली बात, यानी एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट थे, उन्हें मेंडल ने सेलेक्ट किया था। अच्छा, आपको मियोसिस के बारे में पता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। बेटा मियोसिस को हम यहां नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है गैमेट बनते हैं और उनमें किस तरीके से एलील्स जो है वो पहुंचेंगी। अब अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा क्रॉसिंग ओवर। बेटा क्या नाम है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की जब बात की जाती है तो क्या होता है? जीन एक्सचेंज होता है। क्या होता है? जीन एक्सचेंज। जीन एक्सचेंज होगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि ये जो है क्रोमोसोम है, ठीक? यहां पर ये 2 जीन प्रेजेंट है, 2 जीन पास पास आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2 जीन, अगर 2 जीन जो है वो अगर पास पास हों तो मुझे एक बात बताइए कि जब एक्सचेंज हो, देखिए पहली बात तो डीएनए बहुत छोटा, डीएनए पर जीन जो कि बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर, बहुत बहुत ज्यादा छोटी, चांसेस ये हो सकते हैं कि ये दोनों जीन एक ही गैमेट में चले जाएं ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग जीन एक्सचेंज, या कह दें ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर।
जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो दो जीन साथ साथ जा सकते हैं। साथ साथ मतलब एक ही गैमेट के अंदर। अब एक सिंपल सी बात मुझे यहां पर आप बताएंगे कि अगर माना मैं यहां पर क्रोमोसोम नंबर 4 को ड्रॉ करने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्रोमोसोम नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम नंबर 4 में मैंने दो कैरेक्टर्स को उठा लिया है, एक ये वाला और एक ये वाला। ऊपर वाला जो है वो लेंथ ऑफ प्लांट है, दूसरा है पॉड शेप। सेगमेंट में जीन का एक्सचेंज। आपका क्वेश्चन क्या है इमरान? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। चलिए सुनिए जब तक, है ना, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। हम क्वेश्चन ले लेंगे अभी। लेंथ ऑफ प्लांट एलपी लिख रहा हूं और पॉड शेप को पीएस लिख रहा हूं। हो क्या रहा है यहां पर से, ये बिल्कुल पास पास है। अगर मेंडल इन दोनों कैरेक्टर को चूज कर लेता अपने एक्सपेरिमेंट में, जो कि उन्होंने नहीं लिए थे, माना कि अगर इन दोनों को चूज कर लिया जाता किसमें, एक्सपेरिमेंट में। अब अगर मैं बात करूं किसकी, लेंथ ऑफ प्लांट, यानी अगर मैं इसे कैपिटल टी से लिख दूं, एक ही जीन होगा। उसके बाद पॉड शेप की बात की जाए, पॉड शेप यानी इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। यहां पर मैं आई लिख रहा हूं, कैपिटल आई, किसके लिए, इन्फ्लेटेड के लिए। यानी ये जो पौधा होगा, इसमें जो मटर की फली होगी, इसमें मटर का पौधा टॉल होगा और उसमें जो पॉड होगा वो इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है, फुल होगा, है ना। अब जब ये एक ही गैमेट में साथ में जाएंगे हमेशा, तो क्या होगा, आप ये मान के चलिए कि जो पौधा टॉल होगा ना बेटा, उसी में क्या होगा, उसकी पॉड जो होगी वो इन्फ्लेटेड दिखाई देगी। इसे बोला जाता है टर्म लिंकेज। इसे बोला जाता है टर्म लिंकेज। और अगर ये दोनों जीन अलग अलग गैमेट में जाते हैं तो इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने अभी ये दोनों टर्म्स डिटेल में पढ़े नहीं है, यहां पर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेंडल जो है उसका किस्मत ने भी साथ दिया था कि उन्होंने शायद ये दोनों कैरेक्टर्स को सेलेक्ट नहीं किया। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा था बेटा, आप एक तो आप टाइप करें ना, पूरी लाइन लिखा कीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार क्लिक नहीं होता क्या आप क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना। क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन का एक्सचेंज हो जाता है। बेटा देखो यहाँ पर हम सेल बायो नहीं पढ़ सकते, सेल डिवीजन नहीं पढ़ सकते। आप लोगों के लिए ये है कि आप खुद से, आपने पढ़ा हुआ तो है ही पहले, ठीक है। आप क्या कीजिए कि अपना जो मॉड्यूल है सेल डिवीजन ढूंढिए, उसमें कहाँ दिया हुआ है, मॉड्यूल नंबर 2 में नहीं है ना, तो उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं, जो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आता सबको है, पढ़ा सबने होगा, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार मियोसिस के डायग्राम्स को देखिए, ठीक है। अगर मेंडल यहां पर इन दोनों कैरेक्टर को चूज कर लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि मेंडल का थर्ड लॉ है उसे नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर साथ में ट्रेवल कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि दो कैरेक्टर अलग अलग भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी पहली बात कि अगर इन दोनों को सेलेक्ट करते, पॉड शेप, प्लांट हाइट कैरेक्टर को सेलेक्ट किया जाता, तो he would not have been able to explain independent assortment। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर वो नहीं बता पाते तो शायद ये होता कि वो एक टर्म बता देते, एक चीज बता जाते, वो था लिंकेज। लिंकेज इज क्लोज एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स, क्लोज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स। दो जीन बिल्कुल पास पास है। अरे अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, ऑफलाइन क्लास आपकी चल रही है, आप बैठे हुए हैं क्लास में और आप में आपके बिल्कुल पास में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं, और एक आपका एक फ्रेंड है जो थोड़ा कम फ्रेंड है, वो आपसे बेंच के दूसरे कोने पर लगभग 7-8 स्टूडेंट्स के डिफरेंस में बैठा हुआ है। अगर आपको मान लो एक कोई मॉड्यूल लेने जाना है नया, आप किसके साथ जाने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जो आपके बिल्कुल जस्ट पास में बैठा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप अटैच्ड हैं, दोनों साथ साथ जो है सारी चीजें करते हैं, पानी पीने जा रहे हैं,
मॉड्यूल लेने जा रहे हैं, कुछ डाउट पूछने काउंटर पे जा रहे हैं, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। उसी तरीके से ये जीन होते हैं जो पास पास होते हैं, ये क्या करते हैं, साथ में गैमेट में जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान। आई बात समझ? हाँ, दोनों साथ साथ स्टडी नहीं किया। हम जब डाई हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे तो दो कैरेक्टर लेकर चलेंगे। मेंडल ने लकीली इन दोनों कैरेक्टर्स को वहां पर चूज नहीं किया था। आई बात समझ? क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें आपके मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 5 पे जो टेबल दी हुई है, अब मैं आपको टेबल के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सब। इस टेबल में आपको क्या डेटा याद रखना है? पहला कॉलम याद रखना है कैरेक्टर का नाम, दूसरा क्रोमोसोम का नंबर याद रखना है, तीसरा डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर होता है वो याद रखना है, रेसेसिव कौन सा होता है वो याद रखना है। इनका नंबर अमाउंट याद नहीं रखना कि 207 651, ये याद नहीं रखना। और रेशो को अप्रोक्सीमेट जो नीचे ही नीचे दिया हुआ है 3:1 वो याद रखना है। क्लियर है बात? अब हम जब आगे F2 जनरेशन आएगी सब करेंगे तब हम वापस से इसको रिकॉल करेंगे। उसके अलावा आपको एक और नीचे टेबल दी हुई होगी, वहां पर उन कैरेक्टर्स की शक्ल दिखाई हुई है, ये शक्ल भी आपको याद रखनी है, डायग्राम भी याद रखना है। मे भी कभी कभार अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया और लिख दिया गया कौन सा कलर है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट दिए हुए हैं होंगे, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ वाली बात है। उसके अलावा प्लियोट्रोपिक जीन जो कि मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। उसके बाद एक टर्म आपको दिखाई दे रही है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। हमें पता है कि ये सीड है, सीड के अंदर क्या हो रहा होगा, कुछ मात्रा में कुछ फ्री शुगर प्रेजेंट होगी बेटा। फ्री शुगर जो होती है हमें इन्हें स्टोर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या किया जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसे बोला जाता है SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ये फ्री शुगर को स्टार्च में बदल देता है, और जिस सीड के अंदर स्टार्च सफिशिएंट होता है, अच्छा अमाउंट में होता है, वो सीड जो होते हैं वो राउंड सीड दिखाई देते हैं हमें, एकदम गोल गोल सुंदर से। स्टार्च में कन्वर्जन ना होने की वजह से, यानी कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से व्रिंकल्ड सीड बनते हैं। व्रिंकल होते हैं इनकी सरफेस पर। आई बात समझ? ये बात याद रखनी है आपको कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो क्या काम कर रहा है, फ्री शुगर को कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च में। आई बात समझ? क्लियर हुई बात यहां पर? बोलो हाँ या ना। ठीक, यहां तक हमने जो बात की है, इसके बाद अब हम उन बातों पर जा रहे हैं कि मेंडल जो थे उन्होंने कहां से काम किया। बेटा सीड के अंदर मिलता है ना, SBE सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे लगाइए। ये जो टॉल है ये दोनों कंडीशन में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ये बेचारा तो हमेशा टॉल ही देगा, प्योर टॉल ही, पर मेंडल को बाहर से थोड़ी दिख रही है ना। तो ये जो पौधे थे ये गड़बड़ी करते थे। ये क्या करते थे? ये इस तरह के 3 तरह के पौधे उत्पन्न करते थे। अब मेंडल को ये पौधा नहीं चाहिए, ये हटाना है उनको एकदम। तो क्या करते, जैसे ही ग्रो होते, जो भी जनरेशन में ड्वार्फ आता वो उसको उखाड़कर बाहर फेंक देते। अब क्या बच जाते? अब वापस से ये बचे हुए हैं अभी भी, भाई ये तो प्योर हो गए, ये बचे हुए, ये फिर ग्रो हो रहे हैं। ग्रो सबको करा रहे हैं, सबको करा रहे हैं, हर एक पौधा वापस ग्रो कर रहा है, हर एक जनरेशन बढ़ रही है। ये वापस से कैसा ड्वार्फ देता, मेंडल फिर इसको उखाड़ के बाहर फेंक देते। धीरे धीरे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन वाइज जनरेशन जाते जाते आगे देखा कि अब ड्वार्फ बिल्कुल खत्म हो गए हैं आने। तो मेंडल समझ गए कि अब हमारे पास जो भी प्लांट बचे हुए हैं यहाँ पर वो कैसे है, प्योर टॉल है।
हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे थे वो इनको। इसका सेल्फ पॉलिनेशन, इसका सेल्फ पॉलिनेशन, सबको सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे। जो भी प्लांट होता था ना उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे वो, है ना बेटा? ध्यान से सुनना वापस से। जो सीड ग्रो करवाए थे उनसे मिक्स प्लांट्स प्राप्त हुए, टॉल, ड्वार्फ। अब क्या किया, टॉल और ड्वार्फ, उनके लिए क्या था, मेंडल को कैपिटल टी स्मॉल टी से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए सिर्फ दो पौधे थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ। अब उन्होंने नियम बना रखा था कि जैसे ही ड्वार्फ पौधा ग्रो हो उसे हटा दो, जैसे ड्वार्फ पौधा ग्रो हो उसे हटा दो। तो अल्टीमेटली एट द एंड हुआ क्या कि उनको सिर्फ वो पौधे मिले, उनको सिर्फ वो पौधे मिले जो कैसे थे बेटा, जो कैसे थे, टॉल थे। और ऑब्वियसली वो कैसे होंगे, वो होंगे प्योर टॉल। आई बात समझ? तो इस तरीके से उन्होंने प्योर टॉल प्लांट्स ग्रो करवाए। अब अगर हम बात करें यहां पर, देखो ये लाइन भी पढ़ लेना आप, मेंडल सेलेक्टेड 14(2), ये हमने पढ़ लिया है सारा, है ना? उसके बाद क्या हुआ, अब हम बात करें यहां पर, तो क्या सिर्फ टॉल ही चाहिए बेटा? स्मॉल टी ही तो, स्मॉल टी के साथ जुड़ा ये जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, 3 तरह के पौधे मिलते हैं, ठीक है, ये वाला, तो ये तो हमने बाहर भेज दिया। हाँ, एक ड्वार्फ बनेगा, ठीक है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब हमने क्या किया, इसको तो हटा दिया, अब ये बचा, है ना? और जब ये बचेगा तो क्या होगा, इसका, इससे भी वापस से वैसे ही बनेंगे। ये, इसको हटा दो, अब क्या बचा, ये वाला, ठीक है। अब क्या था, पहले ये कैपिटल टी स्मॉल टी बहुत सारे थे, लास्ट में जाते जाते क्या होगा, ये सिर्फ एक रह जाएगा, है ना? तो बाद में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये पौधे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस तरीके से। आई ना बात समझ? तो हर एक जनरेशन में एक स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी से एक ड्राफ्ट बनेगा, तो इसको हटा दो, इसको हटाते चले गए। आई ना बात समझ? अब नेक्स्ट में आ जाओ यहां पर। अब देखना यहां पर, अगर हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये कैसा है, ड्वार्फ। यहां पर ये गड़बड़ नहीं है, मतलब अगर ड्वार्फ चाहिए तो ड्वार्फ हमेशा हमें होमोजाइगस मिलता है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या मेंडल ये बात जानते थे क्या? मेंडल नहीं जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें भी मेहनत की, इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहे ये। अब क्या होगा, हमेशा स्मॉल टी आता था, पर कुछ जनरेशन बाद उन्होंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब उनको समझ आ गया कि ये प्योर प्लांट है। आई बात समझ? तो इस तरीके से अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, अभी हमारे पास कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। क्या हम अब एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए अब सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन कराया उन्होंने। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है यहां पर? अब मेंडल क्या चाहते थे, इसका क्रॉस इससे करवाना चाहते थे, है ना? चलो अब हम एक बात करते हैं यहां पर। हमने ये देखा कि ये जो मटर का पौधा होता है ना बेटा, ये बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं यहां पर। दोनों होते हैं, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं कि अगर इन पौधों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो 2 चांसेस हैं हमारे पास। पहला चांस कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल टी से कैपिटल टी बनता रहेगा,
बट क्या ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे? क्या करेंगे? क्या ऐसा है क्या कि सिर्फ अब कैपिटल टी ही पौधे हैं, आसपास शायद कभी कोई कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा भी हो जिसका पोलन ग्रेन उड़कर इन दोनों में से किसी को फर्टिलाइज कर दे? अब मेंडल को थोड़ी दिक्कत का सामना यहां पर करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो क्रॉस करवाए। और जो पौधा होता है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। अब मेंडल चाह रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाना, हो सेल्फ पॉलिनेशन रहा है। क्या किया जाए? अगर ये सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल होते तो अच्छा होता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, उन्होंने एक टेक्निक इजाद की, ये किया कि इस पार्ट को, मेल पार्ट को यहां से हटा दिया जाए, और इस प्रोसेस को कहा गया इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी। बेटा यहां पर एक लाइन इन्होंने लिखी हुई है, बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी क्यों? अगर ये जो है यहाँ पर पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए तो पक्का वो यहाँ पर आकर गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो चांसेस है कि वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर दें। क्या कर दें? फर्टिलाइजेशन कर दें। इससे क्या होगा कि इससे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाए? इनको मैच्योर होने के पहले ही हटा दिया जाए। आई बात समझ? तो इससे क्या होगा? अभी ये पौधा, अभी जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, और इससे ये बदल जाएगा फीमेल फ्लावर में। बेटा मेल को हटा दिया जाएगा तो जो बचा वही बने रहेगा ना। हाँ, यहां से मेल पार्ट हटा दिया, अब कौन सा पार्ट बचा हुआ है? फीमेल वाला पार्ट बचा हुआ है। यानी कि ये जो पौधा है, ये जो फूल है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फीमेल फ्लावर। अब मुझे एक कंडीशन बताइए जरा, ठीक है आपने मेहनत करके बड़ी सावधानी से यहाँ पर मेल पार्ट को हटा दिया, अब आपने बोला कि हम सेलेक्टेड वाले पोलन ग्रेन यहाँ पर छोड़ेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। कहीं से एक आवारा पोलन ग्रेन उड़ता हुआ यहाँ पर आया मटर का, और आकर बैठ गया कहां पर? कहां पर बैठ गया? इस फीमेल पार्ट पर। फीमेल पार्ट पर बैठ गया और इसने इसे फर्टिलाइज कर दिया, स्टिग्मा पर बैठ गया, फर्टिलाइज कर दिया, बिल्कुल स्टिग्मा पर बैठ गया। ये तो गलती हो गई, गड़बड़ हो गई। इतनी मेहनत के साथ हमने क्या किया था? इतनी मेहनत के साथ हमने उस बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल फ्लावर में बदला था। मैच्योरिटी के पहले हटाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अगर मैच्योर हो जाते तो यहाँ पर इस फ्लावर को फर्टिलाइज कर देते, यहां से पोलन ग्रेन गिरते और फर्टिलाइजेशन हो जाता। इसलिए मैच्योरिटी के पहले यहाँ पर हटाया था। अब इस फीमेल फ्लावर को इस पोलन ग्रेन से बचाने के लिए, अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए हमने एक तकनीक इजाद की। ये जो तकनीक है ये क्या है? ये जो तकनीक है ये क्या है? ये है बैगिंग मेथड। बैगिंग मेथड है, यहां पर देखो डायग्राम से दिखाया हुआ है, डायग्राम से आप समझ ही गए होंगे। बैगिंग मेथड में क्या किया जाता है कि ये जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को एक पेपर बैग की हेल्प से कवर कर देते हैं, ताकि कोई भी, बेटा देखकर पता लग जाता है ना, टाइम से भी पता लग जाता है। वही बात हम करने जा रहे हैं। बैगिंग कर दी हमने यहां पर। अब क्या होगा? कोई भी पोलन ग्रेन आकर इस फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। फीमेल, अब आप बोलेंगे कि सर सिर्फ मेल को ही हटाया जा रहा है, इमैस्कुलेशन का मतलब है मेल पार्ट को रिमूव करना, ठीक। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ मेल पार्ट को ही क्यों हटाया जा रहा है, फीमेल पार्ट को क्यों नहीं हटा सकते? देखो बेटा, फीमेल पार्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ फ्लावर में अरेंज होता है, और अगर हम बात करें कि ये जो फीमेल फ्लावर है इस पे जो पोलन ग्रेन लगे हुए, सिर्फ यहां से भी अगर कट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ? अब बोलेंगे यहां से हटा दो, तो कोई मतलब की बात नहीं है। जो चीज सही तरीके से आसानी से हो वही कही जाए। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बैगिंग की। अब बेटा ये मत सोचना कि बैगिंग कर दिया तो अब हम भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करा सकते, नहीं।
बैग को हटा दिया जाएगा, दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को लिया जाएगा और उसे स्प्रे कर दिया जाएगा, छिड़क दिया जाएगा किसके ऊपर? फीमेल फ्लावर के ऊपर। फीमेल फ्लावर जो है उसके ऊपर छिड़क दिया जाए। ये जो यहाँ जो नए छिड़के हैं पोलन ग्रेन, ये हम उस प्लांट से लेकर आए हैं जिसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है इस फीमेल फ्लावर के साथ क्रॉस कराने के लिए। समझ रहे हैं बात को मेरी? इसे हमने क्या किया है? सेलेक्ट किया हुआ है, देन वापस से इसके ऊपर बैग लगा देंगे ताकि और अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि ये फूल है, इसको लाइट की भी जरूरत ऐसी कोई है नहीं, फोटोसिंथेसिस की कोई जरूरत है नहीं, तो कवर कर सकते हैं हम यहाँ पर। बट एक बात बताता हूं, यहाँ पर क्या हुआ, आपने बैगिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया। मेंडल बड़े ऑर्गेनाइज्ड पर टाइप के इंसान थे, डेटा को बड़े प्यार से ऑर्गेनाइज करते थे, एक बहुत ही अच्छे मैनर में ऑर्गेनाइज करते थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो भी फ्लावर्स थे इनके ऊपर कुछ टैग लगाए। टैग क्या लगाया कि किस प्लांट से क्रॉस कराया है, कितनी तारीख को क्रॉस कराया है, कितनी तारीख को इनको मेल फीमेल में बदला था। एवरीथिंग जो है वो उस प्लांट के ऊपर एक कागज की एक टैग लगाकर उस पर लिख दिया करते थे, ताकि उनको आगे जाकर ये दिक्कत ना हो कि भाई ये कौन सा प्लांट है, इसका क्रॉस किससे कराया गया है। आई बात समझ? अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है बेटा, भी कर देंगे है ना। अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ये जो बैगिंग और ये डायग्राम हटा देते हैं ना, आपको क्लियरली दिखेगा। वैसे ये सारी डायग्राम एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, वही डायग्राम से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये हमने क्या किया, इमेस्कुलेशन कर दिया। उसके बाद ये जो फ्लावर था ये फीमेल बन चुका था। उसके बाद इनके ऊपर बैग लगाए, फिर टैग लगाए। अब आप बिल्कुल आपकी, अब अपन ने टेक्निक जो है ये समझ ली है हमने। 3 बातें हैं, इमेस्कुलेशन, बैगिंग और टैग। क्लियर है बात? इसके बाद जो हम आ रहे हैं, अब हम पहुंच गए हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। आई बात समझ? यहां तक किसी को कोई डाउट? चले बड़े आगे, बच्चों बड़े। अब हम किस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर? अब हम जो पढ़ रहे हैं, टैग का मतलब है उसका नाम पता नोट करना कि किस तारीख को उसमें फर्टिलाइजेशन किया था, किस तारीख को उसमें इमेस्कुलेशन किया था। एंथर में बैगिंग नहीं हो सकता। आपने एंथर देखा है फ्लावर में कभी? बहुत छोटे पार्ट होते हैं एंथर, है ना। और एंथर में बैगिंग कर दोगे तो उसको कैसे पैक करोगे आप? इतने छोटे से को पैक करते वक्त ही शायद अगर एक पोलन वहां से चला गया तो फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियली की कहां से बात आई यहाँ पर? फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल क्यों? फोटोसिंथेसिस तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको आप को ये डाउट ना आए कि सर आपने कवर कर दिया, अब उसको धूप कैसे मिलेगी, हवा कैसे मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। उसको बिल्कुल टाइट पैक नहीं किया जाता फ्लावर। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें क्या याद रखना है? इसमें सारी बात याद रखनी है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। चलिए एक लाइन आ गई, मान लो क्रॉस पॉलिनेशन ही कराना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आगे एक्सपेरिमेंट तभी बढ़ पाएगा, आपकी जेनेटिक्स ही तभी शुरू होगी जब आप कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाओगे। ठीक है, चलो आगे बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट आ गया कि लिखा हुआ है इमेस्कुलेशन और उसके सामने लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी की जगह उन्होंने लिख दिया आफ्टर मैच्योरिटी। आई बात समझ? तो
इसलिए यहां पर क्या कर रहे हैं हम, क्या बोला हमने, इन स्टेटमेंट्स को ऐसे याद रखना है ताकि कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसमें परेशान ना हो। चलिए क्या क्या बात है, टैगिंग हो गया है, प्लांट में मेंडल क्रॉस पॉलिनेशन बता दिया मैंने, ठीक है। डिजायर्ड पोलन का छिड़काव के बाद जो रिबेगिंग करते हैं उसको रिबेगिंग को कंसिडर नहीं करना है। रिबेगिंग, अरे रिबेगिंग को इतना ध्यान नहीं रखने की बात है, ठीक है। वैसे भी अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन नहीं होगा, नहीं, फिर वो फ्लावर में बचेगा क्या, है ना। मेंडल सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना चाहता था, हाँ बिल्कुल, सेल्फ पॉलिनेशन से कैपिटल टी से कैपिटल टी बन जाता। क्या इनहेरिटेंस देखते हैं हम वहां पर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर प्लांट। बेटा हमने बहुत मेहनत करके कैपिटल टी को हटाया है, इसके पहले हमने जो प्योर प्लांट्स बनवाए थे उनमें क्रॉस करवा रहे हैं हम। मेंडल ने बहुत मेहनत की थी प्योर लाइंस बनाने के लिए, इसीलिए की थी ताकि कैपिटल टी स्मॉल टी ना हो। क्लियर हुई बात, है ना। आप ध्यान से सुनिए, अपन क्या क्या स्टेप वाइज चलिए। ठीक है, सबको समझ आ रही है बात। क्रॉस पॉलिनेशन से 2 कैरेक्टर मिलेंगे, हाँ ठीक है। चलिए आगे चलें। हाँ बिल्कुल सही बात है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ट्रू ब्रीडिंग लाइन के बीच क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम यहां पर राइटिंग डेट। क्या राइटिंग डेट? राइटिंग डेट का मतलब टैग्ड बाय राइटिंग डेट, डेट लिख रहे हैं हम वहां पर कि किस तारीख को हमने क्या क्या किया, इमेस्कुलेशन किया या फिर दूसरी चीजें की, तो उसको राइट कर रहे हैं हम यहाँ पर टैग पर। लैंग्वेज में थोड़ी हो सकती है कुछ होगी गड़बड़ी, तो अगर आप तो समझे जो मैंने बात बोली है। चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक है। ध्यान से सुनिए अब सारी बात। अब जो हम यहां पर आ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट टेक्निक जो है हमारा हो चुका है, उसके बाद हमने बात की हमारे पास प्योर टॉल प्लांट है, प्योर ड्वार्फ प्लांट है, ठीक। इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया। ये डायग्राम पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुनना। डस्टिंग मतलब यहां से पोलन ग्रेन्स को उठाकर इधर जो है फीमेल फ्लावर बनाया हमने इमेस्कुलेशन के बाद, उसके ऊपर डाल देना, उसके ऊपर ये बैग लगा दिया है आपने, पेपर बैग। इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, बैगिंग कहलाया है, ठीक है। टैग, यहाँ टैग लिख दिया, कौन सा प्लांट जो है वो कैसा है और उसका क्रॉस किससे कराया गया है, कितनी तारीख को कराया गया था, इमेस्कुलेशन कितनी तारीख को कराया गया, ठीक है। चलिए ये यहां पर सीड बन गए क्रॉस होने के बाद। अब हम जो हमारा टॉपिक आता है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसका मतलब है एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करना। बेटा कितने कैरेक्टर? एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करना। अक्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर और 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एट अ टाइम। 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या है? मान लो एक कैरेक्टर क्या है, हाइट, हाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये जो 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होंगी, ये होंगी टॉल और ड्वार्फ। क्लियर हुई बात? हाइट ऑफ पी प्लांट की टॉल और ड्वार्फ। चलिए अब बात करते हैं कैसे होगा क्रॉस। बेटा सुनना आप ध्यान से, एक बात पहले, इसके पहले एक इंस्ट्रक्शन है वो सुन लीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर आप पूरी तरीके से समझ लेंगे, आपको पूरी जेनेटिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये पक्की बात मैं कह रहा हूं आपसे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर पढ़ लिया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी अगर आपके सामने आता है तो आप उसके सवाल को बहुत आसानी से कर देंगे। पूरी जेनेटिक्स में अगर मैं जैसे जैसे आपको बोलूंगा, जैसे जैसे आप पढ़ लेंगे उस दिन ही, तो आपको कोई सवाल गलत नहीं होगा। मैंने आपको बताया है आपके सिलेक्शन का आधार बन सकता है, बेसिस बन सकता है जेनेटिक्स पार्ट, एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है ये।
ट्वेल्थ क्लास में से, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो अगर ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ। अब यहां पर करना क्या है बेटा, आराम से 5, 6, 7, 8, 9 तक क्वेश्चन पहुंच जाते हैं आराम से। अब सुनना ध्यान से, अगर आप मोनो हाइब्रिड कोर्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप डाई हाइब्रिड कोर्स अच्छे से कर सकते हैं, ट्राई हाइब्रिड कोर्स अच्छे से कर सकते हैं। मोनो हाइब्रिड कोर्स आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में एज इट इज समझ आना चाहिए, छप जाना चाहिए दिमाग में फट से। जैसे मैं बोलूं F2, तो F2 की जो बातें मैं बात को बताऊंगा आज वो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए उसी वक्त। ठीक है, अपन इतनी मेहनत करेंगे आज घर पर। अब बात करते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हम मोनो हाइब्रिड कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने ध्यान देंगे बिल्कुल, ठीक है। और अब अगर आप टाइपिंग करेंगे या कुछ करेंगे ध्यान बढ़ सकता है, तो आप लिखा ना करें और पूरा इसको समझे। जब मैं बोलूं तब आप मुझे जवाब दीजिएगा सिर्फ, ठीक है, क्वेश्चन बाद में, है ना। चलो, मोनो हाइब्रिड कोर्स मतलब, अब यहाँ पर हमने पेरेंट्स दिए हैं, पेरेंट्स हमने बनाए थे, ट्रू लाइंस बनाई थी। वो ट्रू लाइन क्या है, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। कैसी है बेटा, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। क्या आप इसका जीनोटाइप बता सकते हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी नहीं, स्मॉल टी कैपिटल। अब अगर हम बात करें ड्वार्फ की कि ये कैसा होगा, प्योर ड्वार्फ है और ये प्योर टॉल है। क्लियर है बात। तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, यहां पर प्योर लाइंस बोल रहे हैं, साथ ही बोल रहे हैं पेरेंट्स। क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं। इनमें क्रॉस होगा। अब सभी बच्चे जानते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी से एक टाइप का गैमेट बनेगा, वो होगा कैपिटल टी, और स्मॉल टी यहां पर बनेगा। अगर हम इनका क्रॉस करवा दें तो एक पौधा हमें जो मिलेगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। आई बात समझ। अब क्या किया जाए, अब बात करें तो ये जो जनरेशन होती है इसमें क्या होंगे, सभी पौधे टॉल होंगे। बेटा एक चीज याद रखना कि सिर्फ यहाँ एक पौधा नहीं बना है ना, ये ज्यादा पौधे बने हैं, तो ये सभी को हम क्या बोलेंगे, ऑल टॉल। सभी पौधे यहाँ पर कैसे होंगे, टॉल होंगे। इसे हम बोलेंगे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन है मेंडल को मिल गई। मेंडल ने देखा कि भाई पहले टॉल थे कुछ और कुछ ड्वार्फ थे। अब क्या हुआ कि प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ में जब क्रॉस करवाया तो सभी टॉल आ गए, कोई ड्वार्फ नहीं आया। मेंडल को समझ नहीं आई बात। चलो, समझ तो नहीं आती थी तभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है इसका सेल्फ पॉलिनेशन यहां पर करवा दिया। क्या करवाया बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हमने यहां लिखा है सेल्फिंग। क्या लिखा है, सेल्फिंग लिखा है। अब क्या हो रहा है जरा देखो तो, F1 क्रॉस F1। क्या मैं ऐसे दो पौधे ले सकता हूं जिनका कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप हो? भाई ये सभी पौधे हैं तो इनमें से दो पौधे उठा ले, एक ये रहा। अब इनका क्रॉस करवा देते हैं अपन, है ना। तो क्या होगा, F1 का क्रॉस जब F1 से कराएंगे तो क्या होगा, टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से होगा। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे गैमेट्स बनाए जाते हैं, हाँ या ना बोलिए। कैपिटल टी स्मॉल टी जो है उसके अंदर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? बेटा इसके अंदर दो टाइप के गैमेट बनेंगे, वो होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, चलिए पनेट स्क्वायर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पनेट स्क्वायर की कुछ बातें मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पनेट स्क्वायर का यूज किया जाता है किस तरह की प्रोबेबिलिटी होगी ऑफस्प्रिंग के बनने की। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात और मैंने बताई थी कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की जाती है तो वहां पर मेल लिखा जाता है, जब भी वर्टिकल लाइन की बात की जाती है तो वहां पर फीमेल लिखा जाता है। सभी बच्चों के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए ये बात। यहां पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इतना, फिर भी बस मैं आपको याद
दिलाने के लिए, रिवाइज कराने के लिए वापस से बात को लेकर आया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर हो क्या रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट यहां पर बनाए जा रहे हैं। तो बताओ जरा यहां क्या आएगा, कैपिटल टी, और यहां क्या आएगा, स्मॉल टी। क्या मुझे बताओ यहां पर बेटा आयुष, अपन ने पढ़ा था पनेट स्क्वायर मेटल में, हॉरिजॉन्टल में मेल क्यों रखते हैं, ये पनेट जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक प्रोटोकॉल, एक नियम बना के दिया हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या मुझे बताओ, इससे अगर ऐसे गैमेट बने हैं तो इससे कैसे बनेंगे, इससे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ही बनेंगे। अब इसका क्रॉस करवाया जाए, एक टेबल बनाई जाए, ये टेबल जो है वो क्या कह रही है, ध्यान से सुनना बेटा। ध्यान से आप सुनेंगे, देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है, इसका कॉम्बिनेशन, इसका फर्टिलाइजेशन जब इसके साथ हुआ, ये जो गैमेट इससे मिला है ना, इसमें से ये आया, इसमें से ये आया, तो हमने देखा कि यहां पर कैपिटल टी साथ में आ रहा है। आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, इसका इससे हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद यहां पर स्मॉल टी। सभी बच्चे साफ साफ देख पा रहे हैं यहां पर कि ये जो पौधा होगा टॉल होगा, और अगर एग्जैक्ट भाषा में कहा जाए तो प्योर टॉल होगा या फिर होमोजाइगस टॉल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, उसके बाद अगर हम यहां बात करें तो स्मॉल टी भी टॉल कहा जाएगा, बट इसे हाइब्रिड टॉल कहेंगे तो एग्जैक्ट सही लाइन कहलाएगी। कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल होगा। अब आगे हम बात करें यहां पर स्मॉल टी को हम क्या कहेंगे बेटा, यहां कहेंगे इसे ड्वार्फ। होमोजाइगस होता है ना, हेटेरोजाइगस तो होता ही नहीं है ड्वार्फ में, ये हमें सामने दिख रहा है। ये एक बिल्कुल बेसिक सा क्रॉस है बेटा, सिंपल सी बात है यहां पर, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए आगे सुनना। बिल्कुल यहां पर टी डोमिनेंट है, इसलिए हमेशा क्या होगा, जब कैपिटल टी अगर एक बार भी आ गया तो वो पौधा टॉल होगा। सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग का मतलब इसका क्रॉस इससे, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हम समझते हैं कि उसी के फ्लावर में उसी का पोलन ग्रेन जा सकता है, या फिर सेम जीनोटाइप वाले दो पौधों का क्रॉस करवा दिया जाए। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ या ना। चलिए अब आगे चलते हैं, हम सिंपल सी बात यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने समझ लिया है, नहीं बिल्कुल नहीं आ सकता, कैपिटल टी हमेशा आगे आएगा, जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा आगे आता है, ठीक है। पर हमेशा एक कैरेक्टर के दोनों जीन साथ आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, आप ये नहीं करेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, बिल्कुल गलत बात है, ये सही है पैटर्न। आई बात समझ? F1 एंड F1 के ही दो प्लांट्स के बीच क्रॉस करवा रहे हैं, फिर उसे सेल्फ पॉलिनेशन कैसे बोल रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों का जीनोटाइप सेम है, तो वो बिल्कुल सेम है जैसा सेल्फ पॉलिनेशन में होता। आई बात समझ? चलिए आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ गैमेट 4 होंगे, हाँ तो 4, ये एक हाँ 4 होंगे, इसमें भी 2 कैपिटल टी बनेंगे और 2 स्मॉल टी बनेंगे, बिल्कुल। बट जरूरी नहीं है उस टेबल को वैसे बनाना, क्योंकि रेशियो सेम आ जाएगा, हमें इतना ही रखना है ना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ गैमेट 4 होंगे, ये समझ, 4 तो होंगे पर 2 क्यों लिए हैं, समझ आ गया ना सबको? क्लियर है बात? चलो अब देखो, ये जो जनरेशन हमें मिली है ये F2 जनरेशन कहलाएगी। अब हम यहां पर कुछ कंक्लूजन, मतलब हमने क्रॉस किया, ऑब्जर्व किया, सारी बातें की, क्या कंक्लूड किया है ये बात हम समझने जा रहे हैं बेटा। और ज्यादा ध्यान से सुनना है अब इस चीज को, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चंस बनने के तरीके डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताते चलूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस
जो है बनेंगे, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। आज पहले हम ये समझे कि ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ इसमें क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर सबसे पहले आप बाहर से देख के बताइए, आप जब भी सारे पौधे ग्रो हो रहे होंगे ना बेटा, ये चारों पौधे, तो जब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें टॉल प्लांट कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, ये जो तीनों है ये टॉल है। अभी आपको जीनोटाइप के बारे में कुछ नहीं पता, और जीनोटाइप के बारे में आपको वैसे भी कुछ नहीं पता जब तक हम उसे डिटेल में नहीं पढ़ें, क्योंकि हम बाहर से जीनोटाइप को बता नहीं सकते। टॉल पौधे अगर हम यहां बोले तो 3 होंगे, ड्वार्फ पौधे यहां पर 1 होगा। तो यानी आपको एक लाइन यहां पर समझ आ चुकी है। अब मैं आपसे आगे जब भी पूछूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो F2 जनरेशन का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है। बेटा इसको एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर हम बोलते हैं 3:1, पर एक चीज हमेशा याद रखनी है हमें कि ये जो 3:1 है ये क्या है। तो टॉल ड्वार्फ में रेशो 3:1 होगा। आप ये आदत डाल लीजिए। वैसे 3:1 बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम समझ जाएंगे, पर आप ये आदत डाल लीजिए कि रेशो किसके बीच है ये बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा, आप साफ देखेंगे यहां पर जीनोटाइप की बात की जा रही है। यहां क्या बात की जा रही है कि कैपिटल टी इसका जैसा जीनोटाइप किसी और का नहीं है, ये अकेला है। आई बात समझ। उसके बाद बात की जा रही है कि कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जैसा जीनोटाइप 1 और 2 पौधों का है, यानी हम यहां लिखेंगे 2। और स्मॉल टी किस में मिलेगा आपको? स्मॉल टी किस में मिलेगा? सिर्फ 1 में। वो कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। चलिए, बिल्कुल बेसिक सी बात हम समझ चुके हैं। आ जाइए अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं यहां पर, अब थोड़ा और समझने की बात है बेटा। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला, इसके पिछली वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड का एक एक वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। एक एक वर्ड मतलब एक एक वर्ड कहां लिखा था, कैसे लिखा था, पूरी बात। ठीक है? अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बाद में। सभी बच्चे पूरे ध्यान से सुनेंगे, जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा ध्यान से सुनेंगे। ठीक? अब ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप दिखाई दे रहा है। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। बेटा मेंडल जो थे उन्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं था। मेंडल के साथ ऐसा नहीं था कि उन्हें भगवान ने जो है बचपन में बता दिया था कि बेटा तू जो है आगे जेनेटिक्स पे काम करेगा और मटर के पौधे में काम करेगा, और वहां पर जब टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आए तो 2 की पावर n फॉर्मूला यूज कर लेना। मतलब सर, मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब ये कि 2 की पावर n फॉर्मूला है जो वो ऑब्जर्वेशन से आया है। किसकी ऑब्जर्वेशन से? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशन से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब आपने ऑब्जर्व किया तो आया। मैंने सबसे सिंपल बात आपसे पूछी, फिनोटाइपिक रेशो आप मुझे बताओ। आपने क्या बोला कि सर 2 तरह के फिनोटाइप यहां पर मिलते हैं, 2 तरह के प्लांट यहां पर मिलते हैं। एक प्लांट टॉल होता है और एक ड्वार्फ होता है। एक प्लांट टॉल होता है, एक ड्वार्फ होता है, यानी 2 ही तरह के पौधे मिलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्लास में हमें 2 तरह के बच्चे मिल रहे हैं, एक ने चश्मा लगाया हुआ है, एक ने नहीं लगा हुआ है ना? कैरेक्टर अगर हमने पिक किया चश्मा तो एक में टॉल और एक में ड्वार्फ मिल रहे हैं सर। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, अगर हम आगे बढ़े क्रॉस में, जैसे जैसे मोनोहाइब्रिड से डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, तब तो बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इनको गिनना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमने यहां पर, मेंडल ने यहां पर क्या बोला कि 2 आते हैं ना, 2 तरह के फिनोटाइप बनते हैं ना, तो लिख दो 2 और उसकी पावर लगा दो n, और n का मतलब आप अच्छे से जानते हैं नंबर ऑफ
हेटेरोजाइगस पेयर। अब मुझे बताओ जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी में नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितना है? 1 1 है यहां पर, है ना? तो क्या करें हम यहां पर 2 की पावर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा सामने? 2 की पावर 1 रख दिया तो क्या दिखाई दे रहा है? 2 की पावर 1 मतलब 2, यानी फिनोटाइपिक। फिनोटाइप्स जो है वो 2 मिलेंगे। बहुत ही सिंपल बात हो गई, है ना? चलो ठीक है, अब हमने पूछ लिया कि चलो ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ फिनोटाइप तो बता दिया, टाइप्स ऑफ गैमेट भी बता दिया था शुरू में। अब हमें ये बताओ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे? मेंडल ने बोला बड़ा आसान है, जरा गिन के बताओ तो कितने जीनोटाइप बने F2 जनरेशन में? हमने काउंट किया तो हमें दिख रहा है कि एक कैपिटल टी होता है और एक क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको एक में काउंट करेंगे, एक जैसा जीनोटाइप है, और एक होता है स्मॉल टी, यानी 3 तरह के जीनोटाइप होते हैं। तो मेंडल ने बोला ठीक है, लिख दो 3 की पावर लगा दो n, और n की वैल्यू वही। तो क्या होगा यहां पर? 3 की पावर 1 3। क्लियर हुई बात? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जब हम आगे चल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं, अब पूछा गया कि ये तो ठीक है, चलिए अब ये बताइए नंबर ऑफ जाइगोट या नंबर ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे? नंबर ऑफ जाइगोट या नंबर ऑफ स्प्रिंग? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। मेंडल ने बोला कि कितने गैमेट थे टोटल कितने गैमेट थे? 4। उनने बोला नहीं, ऐसे बताओ, एक प्लांट ने कितने गैमेट दिए हैं इस क्रॉस में? हमने बोला 2। दूसरे प्लांट ने कितने दिए हैं? बोला 2। तो इनको सबको कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाएगा? एक दूसरे से जोड़ के। तो जोड़े तो क्या कर दें, सीधा 2 इंटू 2 कर दें। तो 2 इंटू 2 किया तो कितना आया? 4। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ जाइगोट कितने बनेंगे? 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ जाइगोट कितने बने बेटा? 4। आई बात समझ? तो ये फॉर्मूला जो है बड़ा आसान सा बना दिया, बेस लिख दिया 4 और n की पावर क्या लिख दी? 1 इस कंडीशन में, ठीक है? 4 की पावर लिख दी n और n की वैल्यू 1। क्या किया है हमने यहां पर? हमारे पास टोटल गैमेट कितने थे यहां पर पिछली स्लाइड में? 1 2 और 1 2। अब हमें ये टेबल बनानी है। ये टेबल को कैसे बनाते हैं? 2 इंटू 2 बोलते हैं ना इसको, 2/2। तो 2 इंटू 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 4। आई बात समझ? तो ये यहां पर हो रहा है। क्लियर है बात? चलो देखो जरा, अब नंबर ऑफ जाइगोट या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आपको समझ आ चुका है फॉर होगा। प्योर टोल की बात की जाए अगर, तो आपको साफ दिख रहा है प्योर टोल चारों में से सिर्फ एक पौधा है। कितना है बेटा? एक पौधा। तो एक पौधा है तो देखो जरा क्या हो रहा है बेटा, n इक्वल टू 1 होगा ना। कैपिटल टी स्मॉल टी में नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर की संख्या कितनी है? नंबर कितना है? ये लिखा हुआ है ना यहां पर, ठीक है? चलो अब प्योर टोल गिन के बताओ। प्योर टोल कैपिटल टी है ना, ये वाला ही होगा ना प्योर टोल? तो बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, प्योर ड्वार्फ कितना होंगे? 1 होगा, है ना? अच्छा अब अगर मैं ये पूछ लूं इम्प्योर टोल कितने होंगे? बोलो जरा कितने होंगे? 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं प्योर प्लांट कितने होंगे, बताओ जरा। प्योर प्लांट मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या होंगे? प्योर प्लांट होंगे। आई बात समझ?
सबको क्लियर हुई ये बात? ठीक, यहां तक समझ आया? पावर नहीं कर रहे तो भी काउंट कर सकते हैं, बट बेटा जब आप डाई हाइब्रिड की बात कर रहे होंगे तब आप काउंट नहीं कर पाओगे। बहुत काउंट कर तो सकते हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो यहां पर क्या समझ आया आपको बेटा? इसके क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं। फोर्थ वाला टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप नहीं समझ आया? टाइप ऑफ जीनोटाइप में आप जीनोटाइप कितने टाइप के दिख रहे हैं आपको F2 जनरेशन में? 1, 2 और 3। 3 है या 4 है? बताओ, जवाब दो। हाँ, हाँ उसी में देख, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप जो है वो हम F1 जनरेशन में ही देखेंगे। उसी के तो बच्चे हैं ना बेटा ये, अब कहां देखेंगे वरना? ठीक है ना? तीन समझ आ गया आपको बेटा? तो जीनोटाइपिक रेशो जो है वो जब क्या है, वो 3 बनते हैं इसमें, मतलब 1, 1, 2 और 3, 3 टाइप के। तो हमने बेस बना लिया 3 और उसकी पावर रख दी n। बस इतना सा किया है, तो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आ जाएगा। बेटा सुनना ध्यान से, अब जो डाई हाइब्रिड और जो ट्राई हाइब्रिड है ना, वो सब मोनो हाइब्रिड से मिलकर बने। समझ रहे हो बात को? किससे मिलकर बने? मोनो हाइब्रिड से। ठीक है, तो इसलिए नहीं बेटा, ये मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है मोनो हाइब्रिड पे तो आप अप्लाई ना भी करें तो भी चलेगा, ये अप्लाई होंगे डाई हाइब्रिड और टाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड के ऊपर। नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफ स्प्रिंग काउंट करने के लिए हमें गैमेट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल बात तो ये है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा? 4। तो हमने यहां 4 को बेस बना लिया और पावर लगा दी n। n का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, जो कि कहां देखा जाएगा? इसमें, इसमें देखा जाएगा बेटा, इसमें। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं। 5th पॉइंट बता दिया है मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया? इम्प्योर टोल कर दो 1/2। आ गया ना? 2/4 1/2 ही तो होता है। 4 में से 2 है ना वो, इसलिए। क्लियर है बात? चलिए, F2 में नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस देखेंगे तो n इक्वल टू 2 आएगा। बेटा आपको, अपन ने कल भी बात की थी ये पहले, आप आपकी काउंट, आप इसको काउंटिंग गलत करते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी में n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितना है? ये टोटल मिलाकर 1। बस, है ना? क्लियर हुई नहीं हुई बात? n इक्वल टू 2 कैसे बात कर रहे हो आप? F2 में, हाँ अच्छा F2 में बात करें तो F2 में तो नहीं, F2 में भी नहीं होगा। अरे ये तो अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है। आप तो इस इंडिविजुअल प्लांट की बात करोगे ना जब भी हेटेरोजिनस का, हेटेरोजाइगस का नंबर देखोगे। जब इसकी बात करोगे तो इसकी अकेले की बात करोगे। ठीक है ना? सभी पौधों को थोड़ी एक साथ लेके चलेंगे हम। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर एक पौधे में देखा जाता है, ना कि पूरी सभी ऑफस्प्रिंग्स में मिलाकर देखा जाता है। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? हो गया ना? हाँ ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहां पर ये जो दोनों प्रीवियस 2 स्लाइड्स हैं, आज करना क्या है आपको, ध्यान से सुनना। ये दोनों प्रीवियस स्लाइड शुरुआत में जब ये लिखा था ना हमने, प्योर टोल,
क्रॉस, प्योर, ड्वार्फ। यहां से लिखना चालू करनी है और इस पॉइंट तक आना है बिना देखे। याद रखना है बात को, हर एक चीज वैसे के वैसे लिखनी है जैसे हमने स्लाइड में लिखी हुई है। हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए और वो कैलकुलेट होना चाहिए कैसे निकला है। मैंने समझाया आपको, बिना देखे करना है। पहले देख के करो, पहले एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आखिरी बार लिखो, चौथी, पांचवी, छठी, जब भी बार लिखो तो एक बार शुरू में यहां से लेके अंत तक आप कैसे लिखेंगे इसे, बिना देखे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना है जो इतना लिखे। बेटा आपकी जेनेटिक्स सुधारने के लिए, जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो सबसे बेसिक बात क्या होती है, एबीसीडी याद होना। ये एबीसीडी है उसकी, आई बात समझ, है ना। तो जो बच्चा मानेगा उसके सभी क्वेश्चन सही होंगे, और जो बच्चे ने आज आलस कर लिए उसको फिर नेक्स्ट क्लास में भी दिक्कत आएगी और फिर आगे क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत आएगी। आई बात समझ। क्या कौन कौन बेटा, इसके पहले वाली स्लाइड बेटा, दोनों पहले वाली बोला ना मैंने, ये मोनोहाइब्रिड, ये वाली स्लाइड, ये वाली, यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ ऑप्शन, ध्यान से देखना। ये 1 और ये ये 2, बस ठीक है। हाँ हो सकता है, मेल प्लांट टॉल, फीमेल प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। क्वेश्चन है कि भाई आपस में बदल दे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, यहाँ बदल सकते हैं, बट जैसा मेंडल ने किया है आप वैसा याद रखें। ठीक, सबको क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम जो आ रहे हैं यहाँ पर, चलो ध्यान से सुनिए। हम अगर बात करें यहाँ पर, आप इधर की साइड पे हमने ये जो टेबल बनाई हुई है इसे देखते रहेंगे, है ना, इसे देखते रहेंगे और यहाँ देखेंगे जनरेशन। जनरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन, प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ। ठीक, क्या क्या देख रहे हैं आप कि ये पेरेंटल जनरेशन है, तो बताओ मुझे यहाँ होमोजाइगोसिटी या होमोजाइगस कितने प्लांट हैं या प्योर प्लांट कितने हैं? 2, एक एरा, मतलब सभी टोटल प्लांट्स कैसे हैं यहाँ पर, होमोजाइगस हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 100% होमोजाइगस होंगे? पेरेंट्स हमें 100% कैसे होंगे बेटा, होमोजाइगस होंगे। और हेटेरोजाइगस 0, एक भी नहीं। सबको क्लियर है ये बात? चलो ध्यान से सुनना। अब आ गए हम F1 में। यहां क्या हो रहा है, यहां क्रॉस पॉलिनेशन इसका इससे, ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से यहां पर जो जनरेशन आई है, यहां पता है क्रॉस पॉलिनेशन क्यों लिखा बेटा, क्योंकि आप ये ना समझें कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है ना। तो देखो जरा, यहां पर होमोजाइगस एक भी मिल रहा है क्या आपको? 0% है होमोजाइगस, 0%। अरे 0% है, ये है क्या 0? यहां पर कोई भी होमोजाइगस नहीं है। अच्छा, हेटेरोजाइगस 100% जो होंगे वो हेटेरोजाइगस होंगे। क्लियर है बात? चलिए, सबको समझ आ गया यहां तक, बढ़े आगे। अब इसके बाद बात करते हैं F2 की। F2 यानी में क्या कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया है। क्या करवाया बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाया गया। तो हम क्या देखते हैं कि हमें 2 तरह के फिनोटाइप मिल रहे हैं और 3 तरह के जीनोटाइप मिल रहे हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ प्योर प्लांट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्योर प्लांट्स मैंने आपको बता दिया, पहले सिखा चुका हूं मैं ये सारी बातें। 1, 2,
2/4 या 1/2 लिखा था ना हमने, लिख दें तो यहां क्या आएगा 50%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस या इम्प्योर कितने होंगे? 50%। क्लियर है ना बात? ये तो बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई? यहां तक सबको क्लियर है? ये बात की जा रही है किसकी? F2 जनरेशन की। किसकी बेटा? F2 जनरेशन की। अब ध्यान से सुनना, पूरा दिमाग खोल लो, जितना भी है पूरी रैम यूज हो जानी चाहिए तुम्हारे प्रोसेसर की, है ना? अब ध्यान से सुनना, आपने अभी तक देखा है सिर्फ F2 जनरेशन को, F2 को, बट हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? F3 जनरेशन लाई जाए, F3 जनरेशन लाई जाए सेल्फ पॉलिनेशन से। मतलब इसका सेल्फ पॉलिनेशन, इसका सेल्फ पॉलिनेशन, इसका और इसका। तो जरा स्थिति देखना कैसी होगी। कैपिटल टी, इससे हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन से हमेशा कैपिटल टी ही बनेगा, बनेगा ना? चलो स्मॉल टी, इससे हमेशा हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन से स्मॉल टी ही बनेगा, बनेगा। चलो अब उठाते हैं इनको, इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए। तो इनका सेल्फ पॉलिनेशन ये रहा, इसकी तरह ही बनेगा। तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम बात यहां पर होगी, कैपिटल टी क्या होगा यहां पर? कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा। चलो वापस से, डिलीट हो गया। ध्यान से सुनना, वापस से सुन रहे हैं सब बच्चे? सुनना, क्या बोला मैंने? कैपिटल टी का सेल्फ पॉलिनेशन कैपिटल टी, स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन स्मॉल टी। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। उसी तरीके से ये दूसरा वाले का, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। आई बात समझ में? ये हमने किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया सबका। अब जरा काउंट करो तो टोटल जो है प्योर प्लांट्स 1 2 3 4 5 और 6 कितने होंगे? 6 होंगे ये, ठीक है। और 2 कैसे मिल रहे हैं यहां पर? 2 कैसे मिल रहे हैं? ये कैसे मिलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी इम्प्योर। तो हम क्या देख रहे हैं? F3 जनरेशन को जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है तो होमोजाइगस का नंबर, पहले हेटेरोजाइगस का देख लो कितना आता है, 25% आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो होमोजाइगस का नंबर 75% आता है। क्लियर हुई बात? क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इनको सबका सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। सेम टू सेम अब F4 के बारे में बात कर लेते हैं। चलो F4 यानी ये जो आए थे ना बेटा इतने सारे, यहां पर अभी यहां जो लिखे हुए थे सारे, उन सबको भी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया जाए। अरे डायरेक्ट बात करेंगे अब अपन, अपने पास टाइम नहीं है इतना, इस तरह से करवाते रहे तो क्या होगा? वो होगा 12.5% और 87.5%। कितना होगा? 12.5% और 87.5%। आप याद रखने के लिए इसे ऐसे कर ले, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है जनरेशन, वो क्या हो रहा है? हाँ 100 से 50 से 25 बढ़ती है, इसके बाद की ज्यादा कोई बात आएगी नहीं। F3 का सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो भी रेशो तो 3:1 रेशो बनेगा। F3 का, हाँ बिल्कुल बनेगा। F3 में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन हो तो, है ना? ठीक है, बात क्लियर हुई? सबको क्लियर हो गई ये बात? तो आज क्या करोगे? ध्यान से सुनना बात को, है ना? आज क्या करोगे? फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और ये तीसरी ये वाली स्लाइड,
ये अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से बेटा, ईमानदारी से याद रखना इस बात को कि अगर मैंने बोला है इसको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे ही कीजिए, ठीक है। गारंटीड आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे, मैंने आपको फिर वापस बोल रहा हूं मैं। देखो बेटा, नीट के अंदर कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते। होमवर्क ये रहा ना, मैंने जो बोला है ये होमवर्क ही आपका आज का। F3 में नंबर ऑफ गैमेट, अरे वहां करने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा, इसकी जरूरत ही नहीं आ रही, जरूरत ही नहीं है वैरायटी ऑफ गैमेट। वैरायटी ऑफ गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, सेम चलेगा, है ना। अब सुनना, हाँ F3 को भी वापस मैं रिवाइज कर दूंगा, सुनना ध्यान से। देखो F3 का मतलब क्या था, F3 F2 के बाद आएगी, यानी आप ये पौधा ये पौधा ये पौधा ये पौधा, इन चारों में क्या करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन करा दो। कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो कैपिटल टी से हमेशा कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी से हमेशा स्मॉल टी बनेगा। उसके बाद अगर इसमें बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। ये तो सबको समझ आ गया ना, सेम इसमें होगा। चलो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 कैसे हैं, 6 कैसे हैं यहाँ पर प्योर, और 2 कैसे हैं इम्प्योर। अब अगर हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे ना बेटा, तो क्या निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, है ना। तो ये 75 और 25 आएगा। 2 बार कहां हो रहा है बेटा, 2 बार सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होएगा, 1 बार, ये इसका 1 बार, ये इसका 1 बार और ये इसका 1 बार। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है। अभी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हाइट को ही कंसिडर करना है क्या, हाँ जो सामने पढ़ रहे हैं वही कंसिडर करना है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम यहाँ पर, आज के लिए इतना ही आपका। हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बनेंगे, बिल्कुल बन गए ना 2 बेटा, ये तो रहा, एक ये रहा। ठीक है, क्लियर है सबको, जिक्र आपको क्लियर हो गया ना ये बात, रेशो समझ आ गया ना। अच्छा हाँ, ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी 4 बनेंगे, ठीक है। आप जो कह रहे हो इसके हिसाब से कह रहे हो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ ठीक है, हाँ 4 बनेंगे, बिल्कुल 4 बनेंगे। हाँ बेटा, पर यहाँ पर बात वो नहीं है, सुनना आप ध्यान से सुनना, आप जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो यहाँ पर भी तो अपन को 4 बनाने, फिर यहाँ पर भी तो स्मॉल टी 4 बनेंगे, है ना। अगर इसका क्रॉस करवाया जाए ऐसे, ऐसे आई बात समझ, इसलिए मैंने रेशो में वहां पर वैसा लिया था, समझ रहे हो बात को, है ना। हाँ तो रेशो निकालना है अपने को, अपना फोकस। अब ये जो दोनों पार्ट है, अब ध्यान से सुनना बेटा, इस दोनों पार्ट में अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए, ज्यादा दिमाग लगाया कि कैसे होएगा मैं तो करके देखूं, तो टाइम लगेगा, हो तो जाएगा, पेज भर जाएगा एक पूरा और हो तो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको सीधा बता दिया कि जाइगोसिटी हेटेरोजाइगोसिटी कैसे बढ़ती है, ठीक है ना। बड़े आगे अब मतलब करें कंप्लीट क्लास को। आज के लिए इतना ही, जो मैंने बोला है आज कर लो बेटा। देखो इसके बाद में फिर सवाल दूंगा बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार जो है आपको ये और सिखा दूंगा, ये नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कैसे काउंट करते हैं, है ना। क्लास का अभी बिल्कुल टाइम हो चुका है, वरना आप F3 और F4 को डायरेक्ट याद कीजिए, ठीक है। होमोजाइगोसिटी इसमें से 100 में से डिवाइड कर माइनस कर दो, अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।
सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और जो